प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। अब मंच परिचय और स्वागत के सिलसिले में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए मैं विद्यालय के उपाध्यक्ष रमन जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर ए.के. अग्रवाल जी, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शोध उपाधि प्राप्त की। नवाचार, प्रौद्योगिकी व तकनीकी में नेतृत्व की क्षमता के साथ आप सदैव सामाजिक उत्थान के लिए तत्पर रहे। आप जनहितैषी, शोधकर्ता एवं प्रबंधन रणनीतिकार हैं। तकनीकी और विज्ञान मंत्रालय द्वारा तैयार किए जा रहे पाठ्यक्रम में अध्याय लिखने हेतु आप लेखक के रूप में मनोनीत किए गए। विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए आपकी पुस्तकें बेस्ट सेलर रही हैं, जिसमें मुख्यतः इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेजेक्टरी रीडिफाइंड, मैनेजमेंट बाय वॉकिंग, वाइब्रेंट इंडो एशियन लीडरशिप, वर्ड्स बो ऑफ लॉर्ड हनुमाना हैं। और साथ ही आप क्वार्टरली इंग्लिश मैगजीन इंस्पायर के संरक्षक हैं। आप अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित हैं, जिसमें प्रमुखतः इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्जेम्पलरी वर्क, विकलांगों के कार्य हेतु यूनिक एवं यूनेस्को द्वारा वी केयर सम्मान, सर्टिफिकेट ऑफ एमिनेंस, लीडरशिप अवार्ड फॉर सेक्टोरियल एक्सीलेंस, उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं और वर्तमान में आप रिवर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। आज मुख्य वक्ता के रूप में जिनका पाठ्य हमें प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, आपके स्वागत और सम्मान के लिए मैं व्यवस्थापक रजनीश जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी वर्तमान में प्रोफेसर एमरिट्स कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं चेयरमैन ICHR हैं। आपके मुख्य प्रकाशन द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन इंग्लिश और हिंदी में, बी क्लियर कश्मीर विल वोट फॉर इंडिया जम्मू कश्मीर 1947 to 1953, रिपोर्टिंग द कंटेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अनरिपोर्टेड 2019। और आपकी पुस्तकें हैं रिपोर्टिंग द पार्टीशन ऑफ पंजाब, प्रेस, पब्लिक एंड अदर ओपिनियन 1947, फ्रैंकली स्पीकिंग एसे एंड ओपिनियन, बंसीलाल लाइफ एंड टाइम एंड इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल, पॉलिटिकल ऑफ शेयरिंग पावर, सर छोटू राम राइटिंग एंड स्पीचेस रही हैं। आपके दिशा निर्देशन में अनेक शोधार्थियों ने शोध कार्य किया है। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है और आज उनके स्वागत के लिए मैं विद्यालय की कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनेत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। श्री सुरेंद्र जी वर्तमान में कमिश्नर मेरठ डिवीज़न हैं और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO का पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में आप सुशोभित कर रहे हैं। आप मूल रूप से मथुरा के रहने वाले हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मथुरा से हुई एवं आगे की दिल्ली तथा उच्च शिक्षा आपने जयपुर से प्राप्त की। आप स्नातक में गोल्ड मेडलिस्ट रहे। 2006 में IAS बनने के बाद पहली पोस्टिंग मेरठ में हुई और उसके बाद आप विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। आज के कार्यक्रम के अतिथि श्री नवीन जी के अभिनंदन और स्वागत के लिए मैं शिशु मंदिर व्यवस्थापक प्रदीप जी को आमंत्रित करती हूँ। नवीन जी बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे और वर्तमान में आपके पास विभाग व्यवस्था प्रमुख का दायित्व है। पिछले कई वर्षों से विद्या मंदिर नेहरू नगर गाजियाबाद के प्रबंधक हैं। वह संस्कृति शिक्षा सेवा न्यास के मंत्री हैं। आप एक सफल व्यवसायी हैं। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है सर। आज इस सभागार में उपस्थित कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित हैं। मैं कुछ लोगों का परिचय कराना अपना परम सौभाग्य समझती हूँ। हमारे बीच नीरज जी हैं, मेरठ IMT यूनिवर्सिटी में डीन हैं और आप विद्या भारती के प्रांत प्रचार प्रमुख हैं। हमारे बीच डॉक्टर विशेष गुप्ता जी उपस्थित हैं। आप भारतीय शिक्षा समिति के प्रांत अध्यक्ष और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय तपन जी भाई साहब उपस्थित हैं। आप विद्या भारती के मेरठ प्रांत के संगठन मंत्री हैं।
आप सभी अतिथियों का एक बार पुनः इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं पुस्तक प्रस्तावना के लिए डॉक्टर प्रदीप कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ। सम्मानित मंच, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय आज की इस पुस्तक के विमोचन के लिए दिया है। हमारे एक और अभिन्न मित्र, हम सभी के परिचित श्रीमान आशुतोष जी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर के निदेशक हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बड़े ऐसे प्रतिष्ठित और मूर्धन्य विद्वान भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुझे, चूँकि मैंने पुस्तक संपादित की है, तो इसलिए मुझे इस पुस्तक की प्रस्तावना करने का निर्देश हुआ है। सब लोग जानते हैं, पुस्तक अनकही कथा स्वतंत्रता संग्राम में पश्चिम उत्तर प्रदेश का योगदान, इस विषय पर आधारित है। हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास स्वर्णिम और प्रेरणास्पद है। असंख्य देशभक्तों और हुतात्माओं ने भारतवर्ष को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व माँ भारती के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने असहनीय यातनाएं सहकर भी अपने परिवारों को भी राष्ट्रदेव की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध ये संघर्ष और जन आंदोलन भारत के प्रत्येक गांव, प्रत्येक जिले और प्रदेश में निरंतर होता रहा। भारतवर्ष का प्रत्येक वर्ग अपनी मातृभूमि को दासता की बेड़ियों से छुड़ाने के लिए सतत प्रतिबद्ध था। आज जब हम स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव एक पर्व के रूप में मना रहे हैं, ऐसे समय में आवश्यक हो जाता है कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए लंबे संघर्ष के विभिन्न पक्षों से परिचित हों, उन घटनाओं, प्रसंगों और वीरों का स्मरण करें जिन्होंने विदेशी शासन की चूल्हे हिला दी थी। राष्ट्र के धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान किया। ऐसे अनगिनत महान आत्माएं रही होंगी जिन्हें हम आज जानते भी नहीं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस राष्ट्रीय पर्व पर हम सब का ये कर्तव्य बनता है कि भारत माता के ऐसे महान सपूतों को, उनके योगदान को स्मरण करते हुए हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसी क्रम में ये पुस्तक पश्चिम उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, आज़ादी की लड़ाई की अनकही कथा को आपके सामने लाने का एक प्रयास है। विगत एक वर्ष से निरंतर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेशवार घटित प्रमुख घटनाओं, अनजाने तथ्यों, प्रेरणास्पद प्रसंगों तथा जाने अनजाने क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी देने वाला आलेख और पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। इस पुस्तक में हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्य जिलों सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रामपुर और मुरादाबाद के क्षेत्रों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करने का प्रयास किया है। इन जिलों में स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया तथा जिन गांवों में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन किया, उन सब का उल्लेख करने का प्रयत्न किया गया है। मैं आशा करता हूं कि ये पुस्तक निश्चित रूप से आप सभी को पसंद आएगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनमानस द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया गया था, उससे परिचित कराने में सहायक सिद्ध होगी। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन केवल भारत के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व के लिए ऐतिहासिक अध्ययन का विषय रहा है। ये एक ऐसा स्वाधीनता संग्राम था जिसमें समाज के सभी वर्गों ने अविस्मरणीय योगदान दिया। स्वाधीनता के अमृत काल में भारतवर्ष के इससे अधिक बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य और कोई नहीं हो सकता कि हम अपने उन क्रांतिकारी बंधुओं, उनके जीवन के पाथेय बिंदुओं पर गंभीर विमर्श करें। उन सभी को श्रद्धांजलि देना ही इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। मैं आशा करता हूं कि अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में ये पुस्तक निश्चित रूप से इतिहासकारों, युवा पीढ़ी एवं विद्यार्थियों और अध्ययन प्रेमियों तथा राष्ट्रबोध के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आपसे निवेदन है, आप पुस्तक को गंभीरतापूर्वक अध्ययन कीजिएगा और उसमें अगर कोई कुछ छूट गया हो, किसी संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुझे अवश्य सूचित कीजिएगा। एक लेखक के रूप में मैं भी ये जानता हूँ कि एक गंभीर विषय पर पुस्तक लिखना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है और उसमें सदैव सुधार की संभावना बनी रहती है। उसे पूर्णता तक पहुँचाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। उसके लिए सुधीजन पाठकों का सहयोग मेरे लिए प्रेरक रहेगा। आप सभी ने पुस्तक विमोचन के अवसर पर उपस्थित होकर
कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंच पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, जो कि बहुत व्यस्ततम समय में से निकाल करके इस पुस्तक के विमोचन के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। एक प्रसंग जरूर इस पुस्तक के साथ जुड़ा हुआ जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। ये विषय चूँकि चल ही रहा था, तो अपने विद्या भारती के प्रांत के कई सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय किया। हमारे आदरणीय तपन जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पुस्तक को तैयार कराने में उनकी रही है। अथक प्रयास भी उन्होंने किया है, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी चर्चा वार्ता हुई है, तो मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि पुस्तक इस क्षेत्र में आएगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के योगदान पर अभी तक कोई ऐसी पुस्तक लिखी नहीं गई है, तो ये निश्चित रूप से आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विचारों के युद्ध में किताबें ही अस्त्र होती हैं और सबसे लाभदायक पुस्तकें वह होती हैं जो आपको सबसे अधिक सोचने पर मजबूर कर दें। निश्चित रूप से यह पुस्तक अनकही कथा हमें सोचने पर मजबूर करेगी और ज्ञान चक्षु खोलेगी। मैं डॉक्टर प्रदीप जी एवं आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और अपने सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन करती हूं कि वह पुस्तक का विमोचन करें। और मंच पे मैं प्रदीप जी और श्री सतीश शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यह समय आ गया है कि इस पुस्तक के संपादक और सह संपादक का परिचय मैं आप सभी के समक्ष रखूं। संस्कृत शिक्षा न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक अनकही कथा स्वाधीनता संग्राम में पश्चिम उत्तर प्रदेश का योगदान के संपादक डॉक्टर प्रदीप कुमार जी ने पीएचडी की उपाधि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से प्राप्त की एवं जूनियर रिसर्च फेलोशिप भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से। ब्रिटिश जनगणना नीति पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में 20 शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपकी पुस्तकें भारत में जनगणना की राजनीति 2017 में एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक बहुआयामी व्यक्तित्व प्रकाशित है। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सक्रिय सहभागिता की है। कई पत्रिकाएं मुख्य रूप से केशव संवाद, सीमा संघोष व मंथन में सदस्य संपादकीय मंडल के रूप में दायित्वों का निर्वहन किया है। आप प्रांतीय सह संयोजक इतिहास संकलन समिति मेरठ प्रांत, प्रांतीय सह संयोजक विद्युत परिषद विद्या भारती मेरठ प्रांत के रूप में एवं 1990 से 2000 तक पूर्वकालिक प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहे और वर्तमान में आप सत्यवती कॉलेज सांधी दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप जी के सम्मान के लिए मैं नवीन जी और कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वह साल उड़ा करके इस पुस्तक के संपादक का सम्मान करें। पुस्तक के सह संपादक श्री सतीश शर्मा जी, आप पूर्व मंत्री समर्थ शिक्षा समिति दक्षिण विभाग दिल्ली एवं 2020 से संरक्षक प्रचार विभाग विद्या भारती मेरठ व दिल्ली प्रांत हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकें हैं हिंदुत्व और राष्ट्र प्रहरी, प्रेरक जीवन प्रसंग के 4 भाग प्रकाशित हैं। स्नेह संगम पत्रिका के संपादन का कार्य
किया है तथा समर्थ संदेश व विद्या वार्ता के संरक्षक के रूप में आपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आप 1998 से जानकारी काल पत्रिका के संपादक हैं और इसके पूर्व आपने जानकारी काल पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य किया है। मैं उन्हें भी मंच पे आमंत्रित करती हूं और उनके सम्मान के लिए मैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी और कार्यक्रम अध्यक्ष से निवेदन करती हूं कि उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंख ही काफ़ी नहीं, आसमानों के लिए हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। और इन्हीं वाक्यों को चरितार्थ करता हुआ जो व्यक्तित्व आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है, ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र जी को मैं उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। बाहुराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर की पवित्र स्थली में आज इस अनकही कथा स्वाधीनता संग्राम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का योगदान जैसे पवित्र विषय पर आयोजित इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी, जो इतिहास के जानकारी नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर प्रदीप कुमार जी और सहयोगी श्री सतीश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर ए.के. अग्रवाल CMD रिवर इंडस्ट्रीज श्री नवीन जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार, सुशील जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नीरज जी, विवेक जी, तपन जी, आशुतोष जी, अरुण जिंदल जी, दिनेश कुमार जी और अन्य सभी संभ्रांत भाई और बहनों, जब मंच पर किसी विषय के बड़े विद्वान बैठे हों तो उस विषय पर बोलना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर आज ये अनकही कथा कहीं न कहीं मेरे मन की कथा भी है और व्यथा भी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो 1857 की क्रांति हो या संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम, उसमें जो योगदान है वो कहीं न कहीं उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सका है। और यही कारण है कि जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो प्राय मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी वजह से जाना हुआ तो लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ लड़ना आता है, न पढ़ना आता न लिखना आता। मुझे लगता हो सकता है कि लड़ते लड़ते लिखने के लिए समय ही नहीं मिला, इसलिए लड़ाई का काम खुद संभाला और लिखाई का काम दूसरों को दे दिया कि भाई आपको हमारे बारे में लिखना हो तो लिख देना, नहीं लिखना हो तो कोई बात नहीं। क्योंकि जब मैं विलियमसन, जो मेरठ डिवीज़न, जिसको फर्स्ट डिवीज़न कहा जाता था, प्रथम मंडल, उसके डिविजनल कमिश्नर विलियमसन साहब की एक रिपोर्ट जो नवंबर 1858 में उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के लिए लिखी थी, जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था तो एक बात उससे स्पष्ट हुई कि उनको 450 इंसिडेंट लिखने पड़े कि 1857 की क्रांति के समय देहरादून, शिवालिक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बुलंदशहर में आखिर क्या हुआ। 1857 की क्रांति की जब भी हम बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो योगदान है, कहीं न कहीं उसका विवरण छोटा रह जाता है। बात बहुत सारे स्थानों की होती है, मेरठ की भी होती है, लेकिन वो सिमट जाती है उन 85 सैनिक जो बंदी बनाए गए, जिन्होंने कार्ट्रिज यूज़ करने से मना किया। और 10 मई 1857 जब सदर बाज़ार में पूरी क्रांति हुई, उसमें भी जो मुख्य नाम जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया, सभी लोगों को प्रेरणा दी,
धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी, उनका नाम भी जिस स्तर पर लिया जाना चाहिए उस स्तर पर कहीं ना कहीं वो इतिहास में नहीं लिया जा सका। और उसके साथ ही मेरठ से चारों तरफ जो शहर हैं हमारे, चाहे बड़ौत हो, बागपत हो, वहाँ के शामल जी, जिनका लंबे समय तक पूरे क्षेत्र में लीडरशिप रही, नेतृत्व रहा और उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम किया, उनको जगह जगह हराया, अपना एक स्वराज्य स्थापित किया। और जो उस समय के कलेक्टर थे मिस्टर डनलप, उनको बहुत दिनों तक शिकस्त दी। उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार उन्होंने अपना सर देश के लिए कुर्बान किया था। उनके साथ में हजारों लोगों ने कुर्बानी दी थी। अंग्रेज़ों ने अपनी रिपोर्ट पे उन सारे लोगों के नाम तो लिखे जिन्होंने उनको सहयोग दिया, लेकिन जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी उनके नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम है, लेकिन जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन्होंने उन्हें फांसी पर लटकाया, उसका जिक्र नहीं है। 1857 की क्रांति में जब मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरठ के बाद में मुजफ्फरनगर के लोगों का असीम योगदान रहा है। और इस कदर तक अगर इंटेंसिटी की बात करें तो मेरठ के बाहर सबसे तीव्र आंदोलन 1857 का मुजफ्फरनगर में रहा, जहां शुरुआत के दिनों में ही जो वहाँ के कलेक्टर थे बर्डफोर्ड, जो उस समय सहारनपुर में थे, जब वो लौट के आए तो उनको भागना पड़ा, अपने ऑफिशियल रेजिडेंस में या अपने ऑफिस में नहीं घुस पाए। और शामली में जब जॉइंट मजिस्ट्रेट होते थे उनके पास उनको शरण लेनी पड़ी। उन सब के ऑफिशियल रेजिडेंस फूंक दिए गए, ट्रेजरी लूट ली गई, जेल से सारे लोग रिहा कर लिए गए। ये जो काम था ये मुजफ्फरनगर के स्थानीय लोगों ने किया, किसानों ने किया, मजदूरों ने किया, और जो सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया उन्होंने किया। लेकिन जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो इनका जिक्र कम आता है। इसलिए डॉक्टर प्रदीप कुमार जी और सतीश शर्मा जी को बहुत बधाई कि वो पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हुए इन सारे वीरों को, जिनको इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया, उनको समुचित स्थान दिलाने का उनके द्वारा बहुत सुंदर प्रयास किया गया है। यूँ तो बूंद बूंद से जिस तरीके से सागर बनता है उसी प्रकार से इतिहास भी छोटी पर महत्वपूर्ण घटनाओं के संकलन से ही बनता है। कोई पुस्तक इस हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम को पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती। इसी कारण से बहुत आवश्यक है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्र जहाँ पर 1857 से लेकर 1947 के मध्य अलग अलग तरीके के आंदोलन हुए, जिनमें लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, त्याग किया और अपना झंडा बुलंद किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, और उनको आखिरकार यहाँ से निकाल भगाया, उसके संकलन की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रयास हुए हैं। क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ तो निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब आप कहानी आपने लिखी है तो ये उन सारे स्थलों को भी जो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा बचपन में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में देखे हैं, लेकिन उनके इतिहास का मुझे ज्ञान नहीं था या अनभिज्ञ था, उनसे जोड़ने का प्रयास करेगा। आपने रामपुर, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर से लेके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक एक घटना का बड़ा बारीकी से जिक्र किया है और बहुत ऑथेंटिक आपने सोर्सेज को पढ़ के ये किताब लिखी है। आज़ादी के 75वें वर्ष के दौरान जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और उसी कड़ी में अभी पिछले एक साल में मेरठ में काफ़ी ऐसे काम हुए हैं जो 1857 के क्रांतिवीरों को एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हाल ही में शहीद स्मारक में एक
संग्रहालय में नई गैलरीज ऐड की हैं, जिसमें विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो योगदान है उसका वर्णन किया है। अमर जवान ज्योति की स्थापना की है। एक हफ्ते पहले ही लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। एक क्रांति पथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें जो हमारा औगड़नाथ मंदिर, जिसको काली पलटन मंदिर भी कहा जाता है, उसके आसपास के जितने क्षेत्रों में अलग अलग, चाहे वो 3री कैवलरी ने, 11वीं कैवलरी ने या 20वीं कैवलरी ने जो 1857 की क्रांति में योगदान दिया, उन सारे स्थलों का विवरण अंकित होगा, जिससे लोग जान सकें कि किस स्थल पर क्या हुआ था। विक्टोरिया पार्क, जिसको भामाशाह पार्क कहा जाता है, जहाँ 85 सैनिक बहुत बेइज्जत करके कैद किए गए थे, जिनको बाद में हमारे वीर सैनिकों ने छुड़वाया था, उस स्थल का विकास किया जा रहा है। एक प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो सारे स्थल और सारे वीरों को याद किया जा रहा है। उसी कड़ी में आपकी ये अनकही कथा पुस्तक, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का स्वाधीनता संग्राम में योगदान का विवरण दिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगी। क्योंकि आज हमारे बीच में प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी हैं, तो आप सबकी नहीं बल्कि मेरी भी इच्छा है कि हम उनसे सुनें। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर आपने मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक गणों को और इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर प्रदीप कुमार और सतीश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नवयुग की नव गति नव लय हम, नवयुग की नव गति नव लय हम, साध रहे हो कर निर्भय, साध रहे हो कर निर्भय, मुक्त कंठ से दशो दिशा में, मुक्त कंठ से दशो दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। नवयुग की नव गति नव लय हम, नवयुग की नव गति नव लय हम, स्वतंत्रता का अमृत उत्सव, जनगण मन का पर्व महान, स्वतंत्रता का अमृत उत्सव, जनगण मन का पर्व महान, याद आ रहे वीर सभी वे, हुए देश हित जो बलिदान, याद आ रहे वीर सभी वे, हुए देश हित जो बलिदान, श्रद्धा से वंदन करने का, श्रद्धा से वंदन करने का, महापर्व है यह निश्चय, महापर्व है यह निश्चय, मुक्त कंठ से दशो दिशा में, मुक्त कंठ से दशो दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। बड़ी विकट थी काली रात्रि वह पराधीनता नदी हुई, बड़ी विकट थी काली रात्रि वह पराधीनता नदी हुई, कितने कष्ट सहे माता ने युग समान वह सदी गई, कितने कष्ट सहे माता ने युग समान वह सदी गई। 15 अगस्त 47 को, 15 अगस्त 47 को, स्वतंत्रता का सूर्य उदय, स्वतंत्रता का सूर्य उदय, मुक्त कंठ से दशो दिशा में, मुक्त कंठ से दशो दिशा में, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। सजग सपुत्र समर्थ बने हम, कभी सूर्य यह अस्त न हो, सजग सपुत्र समर्थ बने हम, कभी सूर्य यह अस्त न
पुत्रों के रहते फिर भारत माता त्रस्त न हो। अमृत पुत्रों के रहते फिर भारत माता त्रस्त न हो। यह स्वातंत्र्य फले और फूले, यह स्वातंत्र्य फले और फूले, सदा रहे अमृत अक्षय, सदा रहे अमृत अक्षय। मुक्त कंठ से दशो दिशा में, मुक्त कंठ से दशो दिशा में गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय, गूंजे भारत माँ की जय। नवयुग की नवगति नवलय हम, नवयुग की नवगति नवलय हम, साध रहे हो कर निर्भय, साध रहे हो कर निर्भय। मुक्त कंठ से दशो दिशा में, मुक्त कंठ से दशो दिशा में गूंजे भारत माँ की जय, 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 गूंजे भारत माँ की जय। कहते ज्ञान जब अपने उच्चतम शिखर पर होता है तो वह समग्रता से पोषित होता है, और ऐसे में एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, इसके जीते जागते उदाहरण हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर जी। जितना सहज उनका व्यक्तित्व है उतना ही वृहद ज्ञान है। मैं उन्हें मुख्य वक्ता उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। आशुतोष जी, इस क्षेत्र में नया हूँ, बहुत लोगों को पहचानता नहीं हूँ, माफ़ी चाहता हूँ नाम से। बहुत अच्छा लगा है मुझे आज यहाँ आकर। जो पुस्तक का विमोचन अभी हुआ, अनकही कथा, वो मेरठ में या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो 57, मैं आपको कुछ ऐसी बातों पर आपका आकर्षण करूँगा, ध्यान दिलाऊंगा, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अगले 40-45 मिनट में जो समय दिया गया है कि नैरेटिव जो है हमारी इंडियन हिस्ट्री का, वो कैसे टूटा है। और हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि हिस्ट्री में एक विशेषता है कि हिस्ट्री एक परसेप्शन की बात है, कल्पना की बात है। हिस्ट्री एक व्यक्ति कुछ पढ़ता है, दूसरा व्यक्ति कुछ पढ़ता है। मैंने 1977 में अगस्त में अपना कैरियर शुरू किया, 21 साल 6 महीने की आयु में। आईपीएस में सेलेक्ट हो चुका था। आईपीएस छोड़कर मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 21 साल की आयु में इतिहास पढ़ाना शुरू किया। हम जो पुस्तकें पढ़ते थे वो आरसी मजूमदार, जादूनाथ सरकार, रघुवीर सिंह आदि, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप में से सब जानते हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, अगले 2-4 साल में देखा कि वो नैरेटिव बदल गया है और जादूनाथ सरकार की जगह कुछ और, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देता, पर आप सब जानते हैं। तो ये नैरेटिव बदल गया। नैरेटिव हम किसको कहते हैं? नैरेटिव मूल कथा हम किसको कहते हैं इतिहास में? जो सामान्य विद्यार्थी, भारत में 50 लाख विद्यार्थी 12वीं का परीक्षा देते हैं, उनको क्या पढ़ाया जाता है, कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है, सुरेंद्र सिंह जैसे सिविल सर्वेंट्स क्या पढ़ते हैं। तो ये नैरेटिव वो चीज़ है जो आपको पढ़ाई जाती है, जिसको पढ़े बिना आप परीक्षा में सफलता नहीं पा सकते। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनता अगर मैंने वो पढ़ाना होता। तो मूल कथा नैरेटिव इतिहास में बदलता रहता है। कहीं ये गलत हो जाता है, कहीं किसी चीज़ को भुला देता है, किसी चीज़ को याद कर देता है। पहले तो आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा। फ्रीडम मूवमेंट एक ऐसी कहानी है जो इस नैरेटिव की भोगी है। सबसे ज़्यादा असर इस गलत नैरेटिव का फ्रीडम मूवमेंट में पड़ा। मैं कुछ बातों पर जो आपसे मैं बात संबोधन करूंगा, वो उन बातों पर जो फ्रीडम मूवमेंट के नैरेटिव को जिसने ख़त्म किया, जो हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने एक ICHR की ओर से एक एग्जीबिशन लगाई। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया 28 मार्च को। फिर वो इतनी अच्छी लगी हमारे माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वो 5 दिन के लिए संसद भवन में गई। 18 तारीख से माननीय राष्ट्रपति जी के कार्यालय से हमें निवेदन मिला है कि हम उसको राष्ट्रपति भवन में 15 दिन के लिए ले जाएं। वो 13 भाषाओं में उसका अनुवाद होकर देश के 1600 सेंटर्स में वो
लगने जा रही है, और आपके विश्वविद्यालय में भी, आपके विद्यालय में भी लाने का हम लोग प्रयास करेंगे ज़रूर। इसी प्रकार से हम नैरेटिव बदल रहे हैं। अब फॉल्स नैरेटिव क्या है? फॉल्स मतलब झूठी कहानी क्या है? कि स्वतंत्रता संग्राम तो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ये तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, ये तो एक पीसफुल मूवमेंट था, यानी शांतिपूर्व आज़ादी हमें शांति से मिली, आज़ादी हमें राजनीतिक आंदोलन से मिली, राजनीतिक हमें 20वीं शताब्दी। ये एक नैरेटिव फॉल्स नैरेटिव है। हमने फ्रीडम मूवमेंट की एग्जीबिशन में इसको स्थापित किया है, और इसको चैलेंज किसी ने नहीं किया, ना लेफ्ट वालों ने किया है, ना और किसी ने किया है, क्योंकि ये थ्योरेटिकली साउंड है। इतिहास में थ्योरेटिकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। मन से खड़ा होकर मैं कुछ भी कह सकता हूँ, परंतु अगर आप में से एक व्यक्ति उठकर मेरे से प्रश्न करे तो मेरे पास उसका आंसर होना चाहिए। अब श्री अरबिंदो क्या कहते हैं, मैं पहले आपको, नेशन क्या है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद किसको कहते हैं? अरबिंदो लिखते हैं, ये इट इज़ नॉट अ मेयर पॉलिटिकल, में ही अंग्रेजी में बोल के हिंदी में अनुवाद करूंगा इसका, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे, पर आपको समझाने में एक टीचर हूँ मूल रूप से। जब तक आपके चेहरों में समझी हुई मुझे मुस्कान नहीं नज़र आएगी तो मैं आगे बढ़ता नहीं। तो 40 साल पढ़ाया है तो मुझे पता लग जाता है मेरी बात घर पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। तो अरबिंदो कहते हैं, नॉट अ मेयर पॉलिटिकल प्रोग्राम, नेशनलिज्म केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, वो तो धर्म है, वो तो ईश्वर से आता है। नेशनलिज्म ईश्वर से आता है, इमॉर्टल है, मर नहीं सकता, ये दिल से आता है, हृदय से पैदा होता है, अरबिंदो ने कहा। लोकमान्य क्या कहते हैं, तिलक, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। ये आज नहीं कहा, लोकमान्य ने 1902-3 में कहा। विवेकानंद क्या कहते हैं, ईच नेशन हैज इट्स ओन डेस्टिनी इन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, हर राष्ट्र का एक सपना है, एक रास्ता है, वो धर्म का भी रास्ता है, वो राजनीति का भी रास्ता है। यानी मैं आपको 20 और उदाहरण दे सकता हूं, समय बहुत कुछ आगे कहना है तो मैं छोटी छोटी बात कहकर आगे बढ़ूंगा। देश भारत क्या है, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में समझाता हूं। भारत हम लोग सामान्य देश नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम कोई डिपार्टमेंटल स्टोर से बना हुआ देश नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल लाइन बनाए हुआ देश नहीं, हम किसी युद्ध का परिणाम देश नहीं है। सारा यूरोप आज 14 में एक लाइन बनी, ये देश बन गया, 45 में ये लाइन बनी, दूसरा देश बन गया। 300 साल पहले एंग्लो जो ईसाई युद्ध जो थे उनमें कोई अलग अलग। भारत प्रारंभ से, सृष्टि के प्रारंभ से, जब से ये देश जन्म हुआ है, ये वैसा का वैसा है। अरबिंदो लिखते हैं इसके बारे में, शट इनटू अ सेपरेट एग्जिस्टेंस बाय द हिमालयाज एंड द ओशन। एक और हिमालय है, दूसरी ओर ओशन है। होम ऑफ अ पेक्यूलर पीपल, एक विचित्र लोगों का देश है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर्स, विश्व की सभी जातियों से अलग है। डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, वे ऑफ लाइफ, कल्चर, आर्ट, सोसाइटी, इसमें जो भी आया वो इसमें खप गया। अर्थात वो कहते हैं कि भारत की विचित्रता उसकी लोगों में है, उसकी जनता में है। आप कल्पना कीजिए, शंकराचार्य कब चले, कहां से चले, कहां पहुंचे। नामदेव महाराष्ट्र से चले, पंजाब में गुरुबाणी में लिखा। अब सोचिए, जिस जमाने में विमान नहीं होते थे, ट्रेन नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, ये साधु संत हमारे, कोई कहीं से जा रहा, कोई कहीं से जा रहा, कुछ तो विशेषता थी। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि भारत को अन्य देशों की कल्पना में जोड़ना बिल्कुल मूल रूप से गलत है। वी आर ए डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वी आर ए डिफरेंट रेस, वी आर ए डिफरेंट पीपल। वंस यू अंडरस्टैंड दिस, एक बार आपको ये बात समझ आ जाए तो आपको इन प्रारंभिक क्रांतिकारियों का, जो 19वीं शताब्दी के जो थिंकर्स, फिलोसफर्स हैं, उनकी सब बातें आपको समझ आ जाए अगर आप इस कल्पना को समझ जाते हैं। यू सी, कल्चर। अब इस एग्जीबिशन में हमने क्या किया कि कल्चर को, हमने स्वतंत्रता संग्राम को हमने कल्चर से इंस्पिरेशन दिखाया। पहला पैनल इसमें भागवत गीता का है। भागवत गीता मेरी कल्पना नहीं है,
देश को मातृ रूप, मदर मैंने नहीं कहा, मदर तो तिलक ने भी कहा, औरबिंदो ने भी कहा, सावरकर ने भी कहा। देश को एक मां के रूप में देखने की कल्पना वो 20वीं शताब्दी की नहीं, ये तो इन वीर क्रांतिकारियों की, आप अर्ली 19 किसी भी थिंकर को आप पकड़ लीजिए, आपको ही इज विजुअलाइजिंग द नेशन, ही इज विजुअलाइजिंग द कंट्री इन द टर्म्स ऑफ मदर। दिस यू हैव टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। यू सी 1866 में राजमोहन बोस जो है बंगाल के, ये अब नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, छोटी छोटी संस्थाएं बन रही है। 1866 गांधी जी तो पैदा भी नहीं हुए अभी तक। वो अंग्रेजों के प्रति घृणा पैदा करने के लिए क्या कहते हैं, डोंट शेक हैंड्स, हाथ मत मिलाइए, प्रणाम कीजिए, नमस्ते कीजिए, उनका भोजन मत खाइए, उनके वस्त्र मत पहनिए, उनके छुट्टियां मत मनाइए, उनका जीवन मत सी। ये कल्पनाएं उठ रही हैं समाज के अंदर। नेशनैलिटी प्रमोशन सोसाइटी, राष्ट्रवाद बनाने की, राष्ट्रवाद को बढ़ाने की सोसाइटी बन रही है 1865 में। कहाँ? बंगाल में। नाबा गोपाल मित्रा, हिंदू मेला, अगेन 1860s। हिंदू मेला क्या है? देश भर से अलग अलग लोगों को बुला के अपनी आर्ट लेके आइए, अपने कपड़े लेके आइए, अपने खाना लेके आइए। तो 15-16 बार ये होती है 1860 से लेकर 1875। कांग्रेस के बनने से 10 साल पहले हिंदू मेला की कल्पना हो रही है। सो ये जो कल्पना है कि फ्रीडम मूवमेंट हमारी 20वीं शताब्दी की, ये कंप्लीट अटर नॉनसेंस है। थ्योरेटिकली इट इज इनकरेक्ट। ऑल इंडिया कैरेक्टर जो है ये बन रहा है हमारा बहुत पहले से। नाउ स्टार्ट विद बंकिम चंद्र। आप कल्पना कीजिए आनंद मठ की, जो मदर का कॉन्सेप्ट है। बंकिम चंद्र अकेले नहीं है। बंकिम चंद्र जो लिख रहे हैं लोकमान्य उठा रहे हैं, लोकमान्य जो लिख रहे हैं विनायक उठा रहे हैं, सावरकर उठा रहे हैं, सावरकर जो लिख रहे हैं विवेकानंद उठा रहे हैं, आगे लाला लाजपत राय तक ये चेन आती है। ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग ऑफ द सेम सेंस। एक ही धारा, एक ही विचारधारा की राष्ट्र माता है। और ये हमें अंग्रेज अच्छे हैं बुरे, हम अंग्रेज हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। लोकमान्य की विशेष, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकमान्य तिलक की विशेषता क्या है, आप कहेंगे उन्होंने कहा भी मुझे, मेरे आत्मा को अंग्रेज स्वीकार नहीं, मैं अंग्रेज को स्वीकार कर ही नहीं सकता। ये लोकमान्य की एक लाइन में आप कह सकते हैं। लगभग वही बात विनायक सावरकर कर रहे हैं। विनायक सावरकर लिखते हैं एक जगह, क्या करेंगे आप अगर आपकी माँ की छाती पर, इसी हम लोग भारतीय जो है हमारे लिए माँ से प्रिय, माँ से ज़्यादा कुछ नहीं होता जीवन में। वो कहते हैं कि अगर आपकी माँ की छाती पर कोई जानवर, कोई जंगली जानवर, भूत प्रेत बैठ जाए तो आप क्या करेंगे। यही कल्पना आपको थ्रू आउट द फ्रीडम मूवमेंट मिल रही है। इन लोगों, प्रारंभिक क्रांतिकारी जो है, कंट्री को जो मदर के रूप में देखना, और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, औरबिंदो एक जगह लिखते हैं कि अगर आप इसी, औरबिंदो ही वाज नॉट अ क्रिमिनल, सावरकर ने भी कोई किसी को मारा नहीं था। विनायक सावरकर was not never charged with crime, he did not pick up a pistol, परंतु 10.5 साल अंडमान भेजा। क्यों भेजा अंडमान? मैं कई बार किसी डिबेट में मैं पूछता हूं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, सावरकर को अंडमान क्यों भेजा? उसको फैजाबाद रखा जा सकता था, उसको हजारीबाग रखा जा सकता था, उसको नैनी रखा जा सकता था, उसको आगा खान पैलेस में रखा जाता था, उसको अहमदनगर में रखा जा सकता था। 10.5 साल विनायक सावरकर को अंडमान में क्यों? उन्होंने तो कोई कत्ल नहीं किया था, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनकी जो फिलॉसफी थी। तो मैं जो आपसे बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि पॉलिटिकल मूवमेंट से पूर्व, कहीं ज़्यादा पूर्व, अंग्रेज की जो बुनियाद है वो हिल चुकी थी, क्योंकि ऐसे ऐसे आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं। अंग्रेज इसी अब हम लोग उस पर मॉडर्न रिसर्च आ रही है, और रिसर्च आ रही है। ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशंस 19th सेंचुरी में कमज़ोर होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो और पॉलिटिकल मूवमेंट से अंग्रेज नहीं डर रहा है। मेरी जो प्रसिद्ध किताब है, विश्व भर प्रसिद्ध किताब जो है, वो पार्टीशन पर है। अभी जिसको अभी हाल में अभी विमोचन भी हुआ है, कोई 6 महीने पहले, उससे पहले 20 साल पहले किताब आई है। तो ये अंग्रेज़ों की जो डरना है, जो इसी विनायक सावरकर हो और ऑल दीज थिंकर्स हो, ये सारे के सारे अंग्रेज इनकी सोच से डर रहा है, अंग्रेज पॉलिटिकल मूवमेंट से नहीं डर रहा है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यू सी
कॉमनली ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल मूवमेंट्स 20th सेंचुरी में शुरू हुई। अभी जो एग्जीबिशन हमने भारतीय अनुसंधान परिषद ने लगाई है, इसमें हमने 115 वो घटनाएं दिखाई हैं विद डेटा जो 1757 से लेकर और 1947 तक 115 घटनाएं दिखाई हैं जहां सामान्य वर्ग, छोटा किसान, कबीले, छोटे छोटे ट्राइबल वर्ग, जो पिछड़े हुए वर्ग, वो एजिटेट कर रहे हैं। अनेक लोगों की कहानी है। तो ये भी अपने मन से कल्पना हटा दीजिए कि फ्रीडम मूवमेंट तो 20th सेंचुरी या लेट 19th सेंचुरी की कल्पना है। भारत की जनता तो, भारतीय लोग तो 1700 अंग्रेज़ों को आए तो अभी 2-4 साल हुए और जब से ये संघर्ष शुरू हो चुका है अक्रॉस इंडिया। हमने वो मानचित्र, हमने एक मैप बहुत बड़ा दिखाया है, बहुत सराहना हुई है उसकी। फर्स्ट टाइम हमने इस्टेब्लिश किया है, 115 मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई किया अक्रॉस द कंट्री। थियोरेटिकली, इसी मैं एक प्रोफेशनल हिस्टोरियन हूँ, मैं जो भी इस बात मन से कहूँगा वो बात मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी डिबेट में कह सकता हूं, क्योंकि सोर्स बेस्ड है। ओके, नाउ पीसफुल मूवमेंट, ये नैरेटिव, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं कि पीसफुल मूवमेंट था, शांतिपूर्वक। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 12,865 लोगों को 1857 से लेकर 1947 तक सजाए मौत दी गई, हु वर हैंग्ड और शॉट, जिनको गोली मार दी गई या जिनको फांसी दी गई। 12,865 लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास है। और मेरा तो मानना यह है, मैं अपनी टीम्स को कहता हूं, रिसर्चर्स को, ये तो आधी लिस्ट है। हम आजकल उस प्रयास पे लगे हो। अभी जब मंच पर मुझे एक फ़ोन आया था सेक्ट्रीकल्चर का, तो हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, गोविंद मोहन जी वगैरह। तो 12,865 लोगों का तो रिकॉर्ड हमारे पास है। इसमें कितने 160-70 बच्चे तो 15-16 साल से कम की आयु होंगे। मैं आपको 2-4 नाम भी बताता हूँ, आपकी कई जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। बाजीराव को 10 अक्टूबर 1938 को गोली मार दी गई। एक नावक है, 12 साल का बच्चा है, उड़ीसा में। अंग्रेज किसी गांव में कुछ कांड कर आए, नदी पार करनी थी। नदी में ये बच्चे की ड्यूटी इसके पिता ने लगाई, तुमने नाव में बैठना है। उसने कहा, तुम तो मेरे गांव में बंदे मार के आए हैं, मैं आपको इस नदी को बाजीराव नदी पार करने से इनकार किया, वो तुरंत गोली मार दी। आपने बाजीराव का नाम कितने लोगों ने सुना है? कालीबाई, 13 साल आयु है। बहुत आखिरी के दिनों में 47 में एक स्कूल को बंद होने के आदेश हुए। वहाँ के मास्टर को वहाँ की पुलिस पकड़कर हाथ पैर, प्रजामंडल मूवमेंट में हाथ पैर बांधकर खींचकर जीप के पीछे ले जा रही है। इस लड़की ने, कालीबाई ने, दराती लेकर उस रस्सी को काट दिया, यानी अपने मास्टर जी को मुक्त कर दिया। तुरंत गोली मारी, समाप्त। कनकलता बारना ने 10 लड़कियों का एक एजिटेशन किया आसाम में, सुना होगा आपने सब। विद्यार्थियों को ये चीजें बताइए आप। कनकलता बारना 12 सितंबर 1942 शॉट डेड। करतार सिंह सराबा, नाम सुना होगा, उम्र क्या है? इसी ये इंसिडेंट्स हैं। जब करतार सिंह सराबा जैसे लोगों को लाहौर में, एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, षड्यंत्र केस है, 1915 में वो केस आता है। जितने रेवोल्यूशनरीज हैं, उन रेवोल्यूशनरीज को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से ट्राई किया गया। उसमें कुछ लोगों ने हत्याएं की थी, कुछ ने नहीं की थी। उस दिन ये जजमेंट आती है 16 नवंबर 1915 को, ये करतार सिंह सराबा। उस दिन आप देखते हैं लगभग 45 लोग सेंटेंस टू डेथ हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। अनेक लोगों को सजाए। ये कहानियां जो हैं, ये रेवोल्यूशनरी जो कंट्रीब्यूशन है, ये फ्रीडम मूवमेंट का हम लोग ध्यान में अपने नहीं रख पाते हैं। चपेकर बंधु, अब 8-10-12 मई 1899 को डेथ होती है। अनंत लक्ष्मी और कनरे बंधु, लुक एट दैट। मैं आपको ये नाम क्यों सुना रहा हूं, उनकी तिथियां देखिए आप। 1899, 1910 प्रफुल्ला चक्की, खुदीराम बोस, 1908। अभी तक तो सामान्य नैरेटिव, जो मूल कथा हमें पढ़ाई जाती है, आप स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तो अभी तक कथा शुरू ही नहीं हुई है। ये कौन लोग हैं जिनको सजाएं दी जा रही हैं? ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी साम्राज्य को अटैक कर रहे हैं। सैकड़ों नाम ऐसे हैं। उदाहरण आपको केवल इसलिए दे रहा हूं कि जब आप पन्ने खोलेंगे, आप हमारी एग्जीबिशन ही देख लीजिए जो फ्रीडम मूवमेंट पर हमने लगाई है,
उसी में एक एग्जीबिशन हम ला रहे हैं अब अगली रेवोल्यूशनरीज पर। वो एग्जीबिशन हम कोशिश करेंगे कि सितंबर में हम लाएं। 13 सितंबर को जतिन दास का जो मार्टिरडम डे है, 65 दिन भूख हड़ताल करी, 25 साल आयु है। कलकत्ता में जब शव पहुंचता है तो सुभाष चंद्र बोस ने वो प्रोसेशन लीड की है। 5 किलोमीटर लंबा प्रोसेशन है, 5, 6, 7 लाख लोग उस प्रोसेशन में है। तो इस प्रकार के लोग हैं। तो हम 13 सितंबर को शायद ICHR एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट पर एक एग्जीबिशन लाने की, देश को देने की जा रहा है, इसी लाइन ऑफ थॉट में। मैं इन लोगों के नाम, बहुत से नाम आपको दे सकता हूं। सीक्रेट सोसाइटीज का पहलू मुझे लगता है हमारे देश के नैरेटिव में, इस मूल कथा में मिसिंग है। सीक्रेट सोसाइटी क्या होती थी? अगर आपने विनायक सावरकर को पढ़ा है, मेरा तो एक मोनोग्राफ है विनायक सावरकर पर, ये सीक्रेट 4-5 लोग इकट्ठा हुए, यंग बच्चे हैं, 17, 18, 19 साल के, अंग्रेजों के विरुद्ध हैं। मित्र मेला बनता है 1900 में, फिर वो बाद में अभिनव भारत बनता है तो 1904 में। मैं आपको अभिनव भारत के शपथ जो लेते थे, अभिनव भारत के जो सदस्य बनने के लिए आपको एक शपथ लेनी होती थी, मैं उस शपथ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, पहले अंग्रेजी में फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा वो क्या शपथ है। जब भी मैं किसी मंच से बोलता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं सावरकर के विवाद में जाता नहीं हूं, क्योंकि बहुत से हमारे वामपंथी मित्र हैं, कांग्रेस हिस्टोरियंस हैं, जो सावरकर को गाली देने में, एक मंत्री ने तो जाकर अंडमान में उसकी चित्र उखाड़ दिया, नेम प्लेट उखाड़ दी। 1904 में अभिनव भारत का सदस्य बनने के लिए क्या शपथ है, ये ध्यान से सुनिएगा। By the tears of the countless mothers for their children, whom the foreigner has enslaved, imprisoned, tortured and killed, convinced that without absolute political independence, Swarajya, convinced also that Swarajya can never be attained except by waging a bloody war, relentless war against the foreigners, swear from this moment। यानी मूल बात से क्या कह रहे हैं कि हम लोग कन्विंस्ड हैं कि अंग्रेज ने आकर हमारी मां का खून पिया है और अंग्रेज को यहां से निकाल, ये शपथ है कि हम आज से कसम खाते हैं, हमें खून बहाना पड़े, हमें युद्ध करना पड़े, हमें स्वतंत्रता संग्राम के अंदर खून की नदियां बहानी पड़े, पर हम शपथ लेते हैं कि जब तक अंग्रेज को हम यहां से नहीं भगाते, हम सांस नहीं लेंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। ये तो 1904 का रिकॉर्ड है, अभिनव भारत का ओथ है। आप नेट पर भी टाइप करें, नेट पर तो मुझे नहीं पता मिलेगा, सावरकर की राइटिंग में दुनिया जहान की जगह आपको ये नोट मिल सकता है। बंगाल में एक अंचलन समिति है, युगांतर है। मैं आपका ध्यान अब कुछ फॉरेन लैंड्स पर, जो विदेशों में, ये जो चीजें मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, ये लिंक जो मिसिंग नैरेटिव है हमारी हिस्ट्री का, जो मिसिंग दास्तान है, जो कहानी है, जो बच्चे युग से युग 70-75 साल देश को आज़ाद हो गए हैं, आज 80 सालों ने, इतना समय बीत गया है, जनरेशन टू जनरेशन हैव पास्ट। हम लोग इस नैरेटिव को करेक्ट नहीं कर पाए, आज हम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है अगले 2-4 साल में ये हो जाएगा, पूरा तो होने में समय लगेगा, पर प्रयास हो रहा है। गदराइट्स है, गदराइट्स की आप देखिए, आप उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप लगभग सब लोग जानते ही होंगे। विनायक सावरकर की जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1857 पर बेस्ड है किताब, वो छप नहीं रही है, उसको प्रकाशित नहीं हो रहा, कोई होने नहीं दे रहा है। उसका अंश, छोटे छोटे अंशों में उसका जो प्रकाशन है वो गदर मैगजीन में आ रहा है। गदर मैगजीन की 3000 कॉपी छप रही है अलग अलग भाषाओं में। विनायक सावरकर, जिसको कहा जाता है नेशनलिस्ट नहीं था, उसकी लिखी हुई किताब का चौथा अंश जो है वो शहीद भगत सिंह ने स्वयं प्रकाशित किया भारत में। तो ये मैं आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये किस प्रकार का ये काम हो रहा है। इंडिया हाउस का नाम आपने सुना होगा, श्यामजी कृष्ण जी वर्मा का। अब इंडिया हाउस नाम सबने सुना है, पर कौन लोग हैं वहां, उनके नाम देखिए आप। भाई परमानंद, लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, बीकाजी रुस्तम कामा, जिसको आप मैडम कामा कहते हैं, मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा कौन है? मदन लाल ढींगरा अमृतसर के सिविल सर्जन का बेटा है। आप कल्पना कीजिए, अमृतसर का सिविल सर्जन अंग्रेजों के जमाने में कितने ऊंचे परिवार से वो व्यक्ति बिलोंग करता है, गया है इंजीनियरिंग करने, इस जगह आ जाता है, इन लोगों के संपर्क में आता है। इंडिया हाउस में मीटिंग हो रही है,
1906 या 7 का साल है, दशहरे का दिन है, विजयदशमी का दिन है, गांधी जी लंदन में है। सावरकर मंच से उतरते हैं, गांधी जी की बारी आती है बोलने की। गांधी जी कहते हैं कि मुझे मान है, मैं बहुत सम्मानित फील कर रहा हूं आज कि मैं उस मंच से बोल रहा हूं जहां विनायक सावरकर बोलकर उतरे। तो इस प्रकार की सोच है। इस प्रकार ये लोग क्या करें, जब हम ये फॉरेन एजेंसीज का, इंडिया हाउस हो या गदर मूवमेंट हो या बाद में अभी सिंगापुर वाली म्यूटनी का मैं जिक्र करूंगा, इन चीज़ों का क्या असर है कि इन्होंने विश्व को बताया कि एक देश, अभी तक तो देखिए ना, हिस्ट्री में डेट्स, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के अंदर हम अभी तक तो जिसको हम मानते हैं फ्रीडम मूवमेंट, अभी तक तो उसकी कल्पना भी नहीं हुई है। जब ये लोग बैठे लंदन में और ये बर्लिन कमेटी बन गई है, गदर मूवमेंट सैन फ्रांसिस्को में बन गया, लंदन हाउस, इंडिया हाउस में ये बन रहा है और ये आंदोलन चल रहे हैं, भारत की आज़ादी की बात हो रही है, अभी तक पॉलिटिकल मूवमेंट कोई नज़र में नहीं है। बर्लिन कमेटी के अंदर कौन सदस्य हैं? अगेन वीरेंद्रनाथ चैटर्जी, मौलवी बरकतुल्ला, अभिनव भट्टाचार्य, लाला हरदयाल, जनार्दन दास गुप्ता। बर्लिन कमेटी भी ये वो देश हैं जहां जिन्होंने जगह दे दी इन लोगों को जाकर। बर्लिन कमेटी वो प्रकाशन कर रही है, स्विट्जरलैंड में एक जर्नल निकाल रही है। इसी छोटे छोटे जर्नल से, मतलब आजकल की तरह हजारों नहीं है, 100 कॉपी निकाल दी, 50 निकाल दी, फिर उसको छुपू के जेब में डाल के। जब भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कॉपी भारत में आई तो उसको नॉवल का रूप दे रखा था, जो उसके ऊपर कुछ और कवर चढ़ा रखा था। पहले मराठी में लिखी गई, फिर इंग्लिश में लिखी गई। जब भारत में आई तो उसको कवर करके, इस प्रकार से ये लोग करते थे। अगर वो पकड़ा भी जाता था व्यक्ति कॉपी के साथ तो उसको समझे पक्की सजाए मौत है। इस किताब को, लिखी हुई किताब को, भारत में ये बाइबल बन जाता है, एक तरह से ग्रंथ जिसको कहते हैं। धार्मिक जो हमारे क्रांतिकारी हैं वो इस किताब को अपनी जेब में रखना शुरू किया था। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ there is another, I'll take another few minutes अभी। जब आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कल्पना करते हैं तो अक्सर आप सबके मन में एक बात आती है कि फ्रीडम फाइटर है, ये तो उस जेल में गया, उस जेल में गया। अगर मैं ICHR का चेयरमैन नियुक्त ना होता तो मैं बेसिकली एक रिसर्चर हूँ, बड़ी मजबूरी से मुझे धक्के से भेज दिया गया इस कार्यालय में। मैं एक और काम शुरू में कर चुका था, मेरे मन का करूँगा, कभी ईश्वर की कृपा बनी रही तो ज़रूर करूँगा। वो क्या काम है? नैरेटिव में एक कहानी बनती है कि फ्रीडम फाइटर जेल में गया। मैंने जब अपनी पार्टीशन की किताब में 20-25 साल पहले कर रहा था, इंग्लैंड घूमा, कैम्ब्रिज में रहा बहुत समय, दुनिया घूमी, तो उसमें मुझे कई बातें उभर कर आई। 25 साल से एक दिमाग में मेरी बात घूम रही है। मैंने जब पार्टीशन पर काम कर रहा था, मैंने एक कैम्ब्रिज में एक सेंटर है साउथ एशियन स्टडीज, जहां भारत में जो लोग अफसर DCSP जो काम करते थे पंजाब में, वो ज़्यादातर अपने पर्सनल डायरीज वो बाहर ले जाते थे अपने साथ। वो भारत में उपलब्ध नहीं है। मैं ICHR की तौर सरकार से निवेदन करूंगा कि हम लोग इन दस्तावेज़ों को हम बाहर से मंगवाएं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँ, इन दस्तावेज़ों में क्या चीज़ें हैं। मैं कैम्ब्रिज में जब काम कर रहा था बहुत साल पहले, एक मैंने डायरी देखी। एक व्यक्ति है ब्रेंडन, वो गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर हैं उस ज़माने में, 1947 की बात है ये। तो मैं कई कहानी सुना चुका हूँ, आशुतोष जी तो पहले कई बार मेरी कहानी सुन चुके हैं ये, पर क्योंकि ऑडियंस नया है तो बताना ज़रूरी है यहाँ। ब्रेंडन डिप्टी कमिश्नर है 47 में, अपनी एक डायरी में नोट करता है कि मुझे एक लीडर ने, एक कांग्रेसी, जब बाद में बहुत प्रसिद्ध हमारे हरियाणा में वो लीडर बने, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे साथ भोज पर आइए, लंच। इंपीरियल होटल में वो लंच होता है। और ब्रेंडन ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, आपने मुझे इस लंच पर क्यों, ये रिकॉर्डेड है मेरी अपनी किताब में, तो इन फुट नोटेड है ही, इस सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज कैम्ब्रिज में ब्रेंडन की डायरीज है। तो आपने मुझे भोज पर क्यों बुलाया? मैं तो चार्ज भी छोड़ दिया DC का, मैं तो विदेश जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। तो कहता है कि सर आपको पता नहीं है कि कुछ रोज़ पहले, कुछ महीने पहले आपके आदेश द्वारा मैं गिरफ्तार हुआ था। मेरे तो याद नहीं है। DC बोला
कि नहीं, एक जुलूस निकला था और जुलूस में पकड़कर मैं भी उस जुलूस में था और बहुत बड़ा लीडर बाद में बनता है। ब्रेंडन लिखता है कि इस देश का क्या होगा, जो जिसने सजा दी उस व्यक्ति को बुलाकर ये उसको धन्यवाद कर रहा है। ब्रेंडन तो कहता है नहीं, ये आज़ाद भारत में मेरा पासपोर्ट बनेगा। भारत जब आज़ाद हो जाएगा ये मेरा, इसी में आपको ये बहुत, मैं जिस ढंग से सुना रहा हूं ये उतनी लाइट बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है ये। तो ये आज़ादी का रूप है, फ्रीडम फाइटर्स का रूप है। यहां से मेरे मन में एक और कल्पना पैदा हुई भी, अगर ये है तो क्यों ना हम देखें कि जेल्स की क्या क्या कंडीशंस थी, कौन व्यक्ति को किस जेल में रखा गया। तो मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बीच में रह गया, वो बीच में ICHR में आ गया हूं मैं अब, तो इतना समय नहीं निकाल पा रहा आजकल। तो जो आंकड़े, जो चित्र मेरे सामने उठकर आ रहा है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 1942 में, अगेन नाम नहीं लूंगा मन से, बहुत अच्छी प्रतिष्ठित एक विद्यालय में खड़ा हूं, इसके मन से नहीं, ठीक नहीं रहेगा। एक अंग्रेज वहां बंदी से मिलने गया जो वहां बंदी है। मैं आपके लिए आपके ससुर को दे के आया हूं मैं ये, उन्होंने कहा मेरे दामाद को भी दे दो, इलेक्ट्रिक शेवर। 1942 में फैजाबाद जेल में इलेक्ट्रिक शेवर का प्रबंध है। आप कल्पना कीजिए, आप तुलना कीजिए, ये गर्म पानी चाहिए बेटा, हाँ, तुलना कीजिए मुल्तान जेल का, तुलना कीजिए लाहौर जेल का, तुलना कीजिए पोर्ट ब्लेयर का। हजारीबाग जेल में टेनिस खेलने की, बैडमिंटन खेलने की, रोज कपड़े धुलते हैं, उनके कुक्स अलाउड हैं, उनका खाना राशन बाहर से आता है। मैं मन से अगेन नाम लिए बिना, अगर आप कलेक्टेड वर्क्स में जाएं तो बादाम और आदि, ये इस प्रकार की चीजें आपको मंच से वहां लोग खा रहे हैं। तुलना कीजिए सावरकर की कहानी तो सब जानते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 15-15 दिन बाजू बांधकर दीवार पर खड़ा, अंडमान की गर्मी में। अगर 5 किलो नारियल का तेल नहीं निकाला तो भोजन नहीं मिलेगा। वो तो सौभाग्य से उसी जेल में पंजाब के लंबे चौड़े सरदार, जो कि बड़े दयालु होते हैं सरदार, उन्होंने कहा कि हम अपना भी निकाल देंगे तेल और आपके लिए भी निकाल देंगे। वो सावरकर दुबले पतले तो थे ही, तो कई दिन तक ये बात चलती रही। सावरकर आप जानते हैं बहुत नज़दीक थे सिख धर्म के, गुरमुखी के बहुत मास्टर थे, ट्रांसलेशन बहुत अच्छी करते थे। विचित्र नाटक लिखा उन्होंने अनुवाद कर मराठी में आदि। तो ये जो जेल की कहानियां हैं, तो आगे से अगर कोई आपसे कहे कि ये फ्रीडम फाइटर है, जेल गया है, तो मेरी ये छोटी सी जो मैंने आपसे निवेदन आज किया है, इस बात को थोड़ा सा जहन में कहीं ना कहीं डाल लीजिए कि कौन सा फ्रीडम फाइटर है, कौन सी जेल में रहा। ये कौन सी जेल वाला प्रश्न इस देश को आज नहीं तो ये 5 साल बाद उठाना पड़ेगा। ये मैं छोटी बात नहीं कह रहा हूं, मुझे पता है मैं बहुत विवादित बात कह रहा हूं, पर ये समय आ गया है, हमें ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो जेल की टर्म्स हैं, अगर आप जेल की कंडीशंस पढ़ लें, राम मनोहर लोहिया बंबई जेल में गिरफ्तार हैं, उनको ट्रेन में बंदी बैठाकर लाहौर सेंट्रल जेल बड़ी भयंकर जेल है, वहाँ पठान जेलर हैं, और वो उसका हाल में अगर सुना, मैंने एक PhD थीसिस 25-30 साल पहले गाइड किया था डॉक्टर लोहिया पर, मुझे नहीं पता था इस बात। इसलिए हम लोग जब PhD थीसिस गाइड करते हैं तो हमारा अपना ज्ञान भी बहुत बढ़ता है। तो मैंने जब लोहिया की कहानी पढ़ी लाहौर सेंट्रल जेल में, आई वाज शॉक्ड। मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लोहिया जी लिखते हैं एक लेटर जो वहाँ से स्मगल हुआ कि मुझे 15 दिन से बहुत तेज़ बुखार है, शौच के लिए भी मेरी चेन नहीं खोली, चेन जंजीरों में। यू कैन नॉट इमेजिन, बाकी बड़े बड़े लीडर जिनका हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में अमूमन नाम लेते हैं, चेन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर उनका पत्र 2 दिन लेट हो जाता था बाहर जाने में तो वो भोजन छोड़ देते थे। इन लोगों की तो चेन खोली नहीं जाती। लोहिया कहते हैं 15 दिन से मुझे बुखार है, मेरे नाक से खून चल रहा है। उनको जब तक ये नहीं पता था कि 4 कमरे छोड़कर जयप्रकाश के साथ भी यही हो रहा है। सावरकर के तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये जो फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम जो मैंने आपको अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डाला कि यू हैव टू बी अवेयर कि अब वो समय आ गया है, हमें ये प्रश्न उठाने हैं, हमें सोचना है। डॉक्यूमेंट्स हम लोग निकाल रहे हैं, ICHR लगा है, हम लोग लगे, मेरे जैसे रिसर्चर्स देश में लगे कि किस जेल में क्या होता था। रिकॉर्ड्स इसी
जेल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जेल रिकॉर्ड्स की फाइल, जो आप में से हिस्ट्री से जुड़े हुए विद्यार्थी आपको शायद जानते होंगे, जेल रिकॉर्ड वो है जो आर्काइव्स में जाता है। अब आर्काइव्स में कोई भी ये पानी जो मैं बार बार पी रहा हूँ, मैं अभी यूएसए से आया कोई महीना पहले, मुझे कोविड हो गया, कुछ हुआ तो हल्का सा, तो पर अभी ठीक ठाक हूँ, पर वो गले में खांसी, सूखी खांसी नहीं जा रही है। ये इस फंक्शन के लिए मैं इनकार नहीं कर पाया, क्योंकि इतने प्यार से जिन लोगों का आदेश था कि बड़े भाई साहब भटनागर जी का और सब लोगों का था, तो मैं खास कुरुक्षेत्र से आया, तो हालांकि मुझे अलाउड नहीं था आने के लिए आज कि रेस्ट करिए, क्योंकि गला बार बार सूख जाता है। एनीवे, सो ये जो कॉन्सेप्ट है, यू रिमेंबर दिस फ्रीडम मूवमेंट, जो अनकही कथा, जो प्रदीप जी और सतीश जी की जो पुस्तक है, ये अनकही कथा जो है, ये केवल प्रदीप जी केवल 57 पर अनकही नहीं है, अनकही तो बहुत सारी कथाएं हैं। अभी उन अनकही कथाओं को हमने मूल कथा बनाना है। हम फ्रीडम मूवमेंट की एग्जीबिशन लगा की, हमने 200 साल की जो लगाई वो हम पूरी कर रहे हैं। अगली एग्जीबिशन, विश्वास कीजिए, एक न्यू ट्रेंड सेट करेगा। मेरा जिन लोगों ने हमारी फ्रीडम मूवमेंट की, बहुत से मैंने अपने वांगपत्ती मित्र को भी बुलाया, लेफ्ट हिस्टोरियंस को भी, भाई आके देखो, तुम लोग तो आते नहीं हो कभी। जेएनयू से भी मैंने बहुत लोगों को बुलाया, सबने देखी। मैं कहा मेरी तारीफ मत करो, इसमें कमियां निकालिए आप। कमी नहीं निकाल पाए। नैरेटिव चेंज करना, कथा को चेंज करना, कथा इसी, मैं हिस्टोरियन, मैंने कहा चेंज करने, ये चेंज करना शब्द गलत है। मैंने शुरू में लेक्चर में क्यों कहा आपसे ये कि हिस्ट्री एक मैटर ऑफ परसेप्शन है। मैं एक गांव में पैदा हुआ, जिस गांव में मैं पैदा हुआ, मेरा जो वातावरण है, मेरे बुजुर्गों का वहाँ की बोली चाली, मैंने क्या पढ़ा, कहाँ मैं पढ़ने गया, ये सब चीज़ों पर मैं सुरेंद्र जी से पूछ रहा था। आप तो मेरे स्टूडेंट लगते हैं, आपकी आयु तो मेरे 20-25 साल भी नहीं होगी। वो कहते मेरी 15 साल की नौकरी है। समझे ना, ये इनके वातावरण की बात है, जहाँ से पैदा हुए, जिस प्रकार का इनका जीवन है। उम्र नहीं पकड़ रही है, ईश्वर बनाए रखे इसी तरह हमेशा के लिए। तो हिस्ट्री भी इसी तरह से है, जो आप लिखते हैं, ये आप क्या पढ़ा, आपने क्या नहीं पढ़ा, क्या छोड़ दिया। हिस्ट्री में मैं अपने स्टूडेंट्स को बताया करता हूं कि जो लाइन के बीच में लिखा, जो लाइन के बीच में नहीं लिखा हमने, वो पकड़ना। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि नैरेटिव चेंज कर दे। नैरेटिव क्यों चेंज करें? क्योंकि हम कल कोई और आके चेंज कर देगा। हमने सही, इसी एक चीज और मैं बात यहां कहकर बात खत्म करता हूं अपनी, कि इतिहास में झूठ बोलना बहुत कठिन है। झूठ बोलने के लिए आपको बहुत कहानियां गढ़नी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है किस लैंग्वेज में लिखूं। मुझे मेरे जो पीयर रिव्यूज हैं, मेरी जो राइटिंग्स रिव्यू होती हैं विश्व भर में, मुझे लोग कन्वेंशनल हिस्टोरियन कहते हैं। कन्वेंशनल मतलब क्या कहेंगे प्रदीप कन्वेंशनल को? एक कन्वेंशनल ट्रेडिशन, मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बेस्ड, मैं ज़्यादा थ्योरियों के चक्कर में नहीं फंसता, मैं ज़्यादा फैंसी भाषा नहीं प्रयोग करता। आपको फैंसी भाषा लाएं, आप थ्योरेटिकल बने, आप सच्चाई को, जो किताब ज़्यादा थ्योरी में घूमती है उसका मतलब वो कुछ ना कुछ छिपा रही है। तो हमें तो केवल इसी सच बोलने के लिए, मैं हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को, मैं तो 40 साल पढ़ाया है, रिटायर हुए भी अब तो 68 साल 70 का होने जा रहा हूँ। तो जब पढ़ाता था स्टूडेंट्स को, ये बताया करता था कि अपने मन को आप उस समय ले जाइए, आप जब ये घटना घटी होगी, कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा। अब हम लोग 150, 150, 200 लोग यहाँ बैठे हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि जाके थोड़ी देर घूम आइए, नोएडा के घूम के आइए, और हम 15-20 मिनट बाद मिलते हैं, और हम सब लोग बैठकर एक एक निबंध, एक एक पेज का लिखेंगे। शायद आप टीचर्स भी, आप लोग बहुत लगता है शक्ल से सब टीचर्स बैठे हैं यहाँ। मुझे विश्वास है कि अगर 150 लोग हैं तो 2-4 का निबंध मिलेगा, 100 का तो अलग अलग। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड किसी चीज को पकड़ता है, किसी को नहीं पकड़ता। मेरी रुचि क्या है, समझे ना? जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग तो बलवान और ताकत और लड़ाइयों के लिए, हरियाणा का भी यही हाल है। हरियाणा एक बहुत बड़ा म्यूजियम बना रहा है, लगभग 370 करोड़ का, अंबाला में तैयार हो गया है, वो लगभग 90% तैयार हो गया। अगर आप हाईवे पे जाएं चंडीगढ़ तो राइट हैंड पर बहुत बड़ा एक म्यूजियम बना, अंबाला एंटर करने से पहले। उस कमेटी का मैं मूल रूप से कोऑर्डिनेटर हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूछ रहे थे भी इसमें म्यूजियम में क्या खासियत है। तो मैंने कहा भी देखिए, अंग्रेजों का जितना नुकसान, उस जमाने में पश्चिम उत्तर प्रदेश, वो हम लोग एक ही थे,
या 57 में पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोई अंतर नहीं था। जितना अंग्रेज़ों को नुकसान इस एरिया में हुआ वो कहीं नहीं हुआ, जितने अंग्रेज़ अफसर हमारे एरिया में मरे कहीं नहीं मरे। तो हम उस बात को दर्शाएंगे। तो अलग अलग ये रूप है कि आप किस बात को उठाते हैं, किसको छोड़ते हैं, इतिहासकार का। इसीलिए हम इतिहासकारों को हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानते हैं। किसी को बना देते हैं, किसी को तोड़ देते हैं, किसी को ट्विस्ट कर देते हैं, किसी को सच, किसी को झूठ। तो हिस्टोरियंस के पीछे लोग लगे रहते हैं कि आप थोड़ा हमारे भी लिख दो, हमारे भी कर दिए। हम लोग लगे रहते हैं इस काम में, क्योंकि इतिहास डिसिप्लिन आपको ये फ्रीडम देती है, परसेप्शन है। इन शब्दों के साथ मैं जो फ्रीडम मूवमेंट की 2-4 सरसरी छोटी छोटी बातें कही हैं, एक प्रोफेसर के लिए एक आफ्टर 40 years ऑफ टीचिंग मुझे अंदाज़ा नहीं होता कि मंच में ऑडियंस में कौन बैठे हैं। अगर मुझे पता हो कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ या सिविल सर्वेंट्स को कर रहा हूँ कहीं बैठा हुआ, तो एक अलग हो। तो यहाँ एक जनरल सा ऑडियंस, मैंने कोई एनेक्डोटल 2-4 बातें आपको हंसी मजाक की सुनाई हैं, बट मूल बात यही है कि हमें फ्रीडम मूवमेंट की इस कथा में हमें बहुत काम हमारा बाकी है। और मैं शुभकामनाएं देता हूं डॉक्टर सतीश जी को और प्रदीप जी को। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। और अभी कमिश्नर साहब मुझसे कह रहे थे कि ICHR की मदद उनको चाहिए किस काम में, कि मेरठ डिवीज़न के गांव में ये प्रदीप आप संभालिए, वी विल फंड यू, ICHR से हम आपको फंड करेंगे और गांव-गांव की इतिहास लिखें। और मैं इस मन से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वैसा ज़रूर करेंगे। अच्छी सी टीम बनाइए और हमें भेजिए। गांव-गांव का इतिहास हम तो देश यही चाह रहा है आज। इन शब्दों के साथ आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद। समाज सेवी, रणनीतिकार, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर A.K. अग्रवाल जी को मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर। प्रोफेसर रघुवेंद्र जी, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह जी, नवीन जी, सुशील जी, रमन चावला जी, पंकज कुमार जी और संपादक डॉक्टर प्रदीप कुमार एंड सतीश शर्मा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू इनवाइटेड मी ओवर हियर। ये जो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन का जो दिया हुआ था, उसमें मैं देख रहा था कि मेरे नाम के सामने लिखा हुआ है अध्यक्षीय आशीर्वचन। तो थोड़ी सी मैं डॉक्टर साहब से परमिशन चाहूँगा कि इसमें मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि आशीर्वचन मैं नहीं दे सकता। मैं इसे थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, एक्विजिशन ऑफ द ब्लेसिंग्स बाय द प्रेसिडेंट। मतलब मैं ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। सबसे पहले किसी भी पुस्तक का विमोचन समारोह में सम्मिलित होना अपने आप में एक ईश्वरीय दर्शन माना जाता है। ये डॉक्टर साहब को के सामने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, बताऊँगा कि स्वामी विवेकानंद हो या साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन हो या सर आइजैक न्यूटन हो, इन्होंने इस बात को माना है कि किताब पढ़ोगे तो आप ईश्वर के नज़दीक आओगे, विमोचन करेंगे तो और भी अच्छा। पुस्तक यदि किसी समाज प्रचारक द्वारा रचित हो और वो भी RSS के किसी प्रचारक से, RSS विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो सोनों में सुहागा जैसी बात है। और यदि ये पुस्तक अनसंग हीरोज पे फोकस्ड हो, यानी कि उस पर केंद्रित हो, तो मानसिक ईश्वरीय दर्शन निश्चित है। अनसंग हीरोज जो इनसे जो इंस्पिरेशन मिलता है वो वेल संग हीरोज से नहीं मिलता। अब हो सकता है थोड़ा मैं कन्फ्लिक्ट करूं, जैसे सचिन तेंदुलकर कि जी इतने रन बनाए 21 साल में, इतने छक्के मारे, इतने गेम खेले, इतनों में जीते, इतने में हारे। नसीरुद्दीन शाह ने इतना क्रिटिक किया, या ये जो उसका लड़का भी जेल में गया था, क्या था नाम उसका, शाहरुख खान, कि शाहरुख खान ने इतनी फिल्में बनाई। ये प्रेज तो हो सकती है इनकी, लिमिटेड प्रेज, लेकिन इंस्पिरेशन इतना बड़ा नहीं होता इनका, दायरा कम होता है।
हो सकता है इंस्पिरेशन उस फील्ड के लोगों को हो सकता है जो उसमें हों, लेकिन दायरा छोटा होता है, उतना दायरा नहीं होता। जैसे आपने इस पुस्तक में से पलट रहा था, काली पलटन का जिक्र किया है। काली पलटन की कहानी पढ़ने से जो इंस्पिरेशन होगा वो सचिन तेंदुलकर के छक्के से थोड़ा ही ना होगा। अच्छा, मैं तो वेस्टर्न यूपी का हूँ, जिसके बारे में आपने पुस्तक लिखी है। वेस्टर्न यूपी में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये जनसंघ के लोग थे, उनसे मैं परिचित भी हूँ। जो उत्साह मिलता है काली पलटन के किस्से को आपको देता है, वो देता है स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं ने जान की बाजी लगाकर स्वतंत्रता हासिल की। ये ज़्यादा इंस्पायरिंग है नसीरुद्दीन सिंह का, नसीरुद्दीन क्या नाम उसका, साहब का कोई बहुत बड़ा उससे इंस्पिरेशन नहीं मिलता। सीक्रेटली सूचना पहुंचाना ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है। भूखा रहकर भी भारत माता की जय कैसे बोलें उसमें आनंद लेना होता है, ये ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है। बड़ौत की पंचवटी में, बड़ौत जगह का नाम है मेरठ में, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने भूखे व्यक्तियों को कैसे रोटी पहुंचाई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है। बहुत सारे एरियाज हैं यहाँ पे, जैसे सूजती है, बड़ौत है, नंगला है, दहा है, बरनावा है, टीकरी है, दोगट है, ये बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे टाउन्स भी हैं। इसमें काफ़ी बड़ा संग्राम हुआ और ये इनका काफ़ी बड़ा हाथ है स्वतंत्रता प्राप्ति में। इनफैक्ट पूरा वेस्टर्न यूपी का बहुत बड़ा हाथ रहा। कुछ हिंदू लोग मुग़ल राज में मुसलमान बन गए तो उनके मूले जाट बोलते हैं। तो जो जाट उसके कम्युनिटी के लोग थे और जो कन्वर्ट हुए उनको मूले जाट बोलते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। जैसे अल्लाह में एक जगह है इसी वेस्टर्न यूपी में, आपने देखा होगा, उसमें मूले जाट हैं काफ़ी, लेकिन वो ट्रेडिशन करीब करीब हिंदू जैसा है। इस एरिया में उस टाइम मुसलमान बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लिमिटेड मुसलमान होते थे। ये मुसलमान अभी रिसेंटली ज़्यादा बढ़े हैं, दो रीजन से बढ़े हैं। एक तो बाहर से भी आए कुछ मुसलमान, मतलब वेस्टर्न यूपी के बाहर से। वो कहाँ से आए, बांग्लादेश के हो सकते हैं और किसी और जगह के हो सकते हैं। और थोड़ा बर्थ रेट भी ज़्यादा रहा इन लोगों का। और जो एक्चुअल हिंदू कम्युनिटी है, जैसे जाट कम्युनिटी को मैं लूँ, बच्चे कितने, 1 2 3 ढूंढने से मिलेगा। किसी जाट के यहाँ 3 बच्चे ढूंढने से मिलेंगे। और मुस्लिम के घरों में 2 3 2 क्या 4 5 6 7 आप काउंट कर लो, बहुत सारे मिल जाएंगे। बनियों में भी यही हाल है, ब्राह्मणों में भी ऐसे ही हाल है, 2 बच्चे 1 बच्चा। तो ये जो बुक है अनसंग हीरोज पे जो बुक है, ये आपने जो किताब लिखी ये वाली, आप इसे बच्चों पे पहुंचाओ। क्योंकि स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है तो आप इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस बुक, बल्कि बच्चों को प्रेरित करो किसी तरीके से। हम सबका दायित्व बनता है कि वे लोग भी अनसंग हीरोज के बारे में कुछ इतिहास पढ़ें, कुछ निकालें कहीं से कहानियाँ। और आजकल बच्चे काफ़ी हम लोगों से काफ़ी होशियार हैं, ये सूचना का युग है, ये निकाल लेते हैं कैसे न कैसे। तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो वर्क है, ये वर्क प्रोग्राम के माध्यम से या कुछ वॉलंटरी सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट के माध्यम से इस टाइप की बुक्स और आनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप प्रेरित करो लोगों को कि बुक और आए और ये पूरे इंडिया भर के अनसंग हीरोज धीरे 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 कवर होने चाहिए। हेनरी फोर्ड का नाम सभी जानते ही हैं।
एक नाम आपने नहीं सुना होगा, नाइडर हाउसर। नाइडर हाउसर जो यंग फ्राउ स्विट्जरलैंड में जगह है, उसके डेवलपमेंट में उसका बहुत योगदान रहा। बड़े छोटे लेवल परिवार से था, वो भी यही बोलता है। अब आई थिंक ही इज़ नो मोर। आई मेट हिम अराउंड 20 years बैक। ये शायद कोरोना में कुछ डेथ हुई है उसकी। तो ही यूज टू से आल्सो कि इंडिया से सबसे जो कंट्री इंडिया है, इंडिया से इंस्पायरिंग कंट्री कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। कि यहाँ जिस जगह में जाओ वहीं से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेके मैं आता हूँ। वो इंडिया में आता रहता था और वो एक डायरी मेंटेन करता था हमेशा। नाइडर हाउसर एक डायरी मेंटेन करता था कि इंडिया में गया तो क्या इंस्पिरेशन मिले। पाकिस्तान कम गया, वैसे एक दो बार गया है वो, कि पाकिस्तान में गया तो क्या हुआ, जर्मनी में गया तो क्या हुआ, सारी एक डायरी मेंटेन करता था। तो वो ये बोलता था कि साहब मैं अच्छा घूमता बहुत था, लंबाई आई थिंक अमिताभ बच्चन से बड़ा, तो डरपोक नहीं था, कहीं भी घुसता था। तो मैं चाहूँगा कि इस टाइप की जो किताबें हैं ये और आनी चाहिए। और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए कि बच्चों को इसका अवार्ड मिले, फिर कुछ रिवार्ड मिले उनको, कि अनसंग हीरोज का कुछ कंपटीशन या कुछ ऐसे किया जाए। और हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से यदि कुछ स्कॉलरशिप या सम एड काइंड ऑफ थिंग उन्हें मिल जाए बच्चों को, तो हम उसे करेंगे। जैसे हमें आदेश मिलेगा हम करेंगे उसको। तो कमिश्नर साहब से, डॉक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट है कि अब अनसंग हीरोज पे, वो भी स्वतंत्रता संग्राम से, स्वाधीनता संग्राम से रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे इंस्पायरिंग सब्जेक्ट है हिंदुस्तान में। मुसलमान भी यदि होगा तो वो भी अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, एक बार सोचेगा ज़रूर। क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, पढ़ेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता इंस्पिरेशन में। तो इसका एक प्रोग्राम बनाया जाए। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, ब्लेसिंग्स मेरे को मिली गई ऑलरेडी, डॉक्टर साहब ने बोल दिया, कमिश्नर साहब ने बोल दिया। धन्यवाद।